नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रेनन मार्टिन के ग्रामर सीरीज में। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 32 का पार्ट थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स के करेक्ट यूसेस के बारे में जानेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो चैप्टर नंबर 32 में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स के बारे में जान रहे हैं, जिसमें 2 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और आप लोगों को सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आया। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शैल, विल, शुड, वुड, हैव टू और मस्ट, इन मॉडल वर्ब्स के क्या करेक्ट यूजेस है। जितने भी कंफ्यूजन्स आपके हैं इन मॉडल वर्ब से जुड़े हुए, सारे कंफ्यूजन्स आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले शैल और विल के यूजेस। तो शैल विल हम कहां लगाते हैं? तो वैसे जब आपने टेंस पढ़ा था तो टेंस में आपने देखा कि फ्यूचर टेंस में हम शैल विल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। शैल विल भी एक मॉडल वर्ब है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ध्यान देना, यूज ऑफ शैल या विल। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि शैल का हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई या वी। ये हो गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। इनके साथ हम क्या करते हैं? शैल लगाते हैं। इनके साथ हम मॉडल वर्ब शैल लगाते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए कि सर विल हम कब लगाएंगे, तो विल लगाएंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आपको मॉडल वर्ब विल लगाना है। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। और थर्ड पर्सन में कौन आ जाएगा? थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, शी, इट, दे। और साथ ही साथ इसमें किसी का नाम भी आ सकता है, इसमें किसी का नेम भी आ सकता है, इसमें किसी का नेम भी आ सकता है। तो इनके साथ आपको क्या करना है? विल लगाना है। इसके साथ आपको विल लगाना है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ हमें शैल लगाना है। और सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में कौन कौन आ गए? ही, शी, इट, दे, या किसी का नाम हो तो इसके साथ हम विल लगाते हैं। भाई ऐसा क्यों करते हैं? क्या बताने के लिए हम ऐसा करते हैं? तो ऐसा हम तब करते हैं जब हमें प्योर फ्यूचर बताना हो। भाई प्योर फ्यूचर कैसा होता है? फ्यूचर भी शुद्ध होता है, ठीक है। प्योर फ्यूचर, तो प्योर फ्यूचर का मतलब है कि जो बातें हमारे सपोजिशन पे आधारित हो, हमारे एजम्पशन पे आधारित हो, यानी कोई चीज हो सकता है, कोई चीज होगा, हम लोग केवल इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। प्योर फ्यूचर का मतलब है कि कोई भी ऐसी घटना जो हमारे हाथ में नहीं है, मतलब हम केवल उससे रिलेटेड अनुमान लगा रहे हैं कि वैसी घटना होगी। लेकिन कुछ कुछ फ्यूचर ऐसे भी होते हैं जिसे हम प्रेजेंट टेंस से भी बताते हैं। तो फ्यूचर बताने के कई तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्यूचर बताने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन शैल विल हम तभी लगाते हैं जब हमें प्योर फ्यूचर बताना हो। और प्योर फ्यूचर का मतलब है जो पूरी तरह से हमारे सपोजिशन पे, यानी किसी बात को मान लेने पे आधारित है। यानी हमने बोला कि कल वर्षा होगी, तो मैं 100% श्योर होकर नहीं कह रहा हूं, मैं इसकी टाइम भी डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि हाँ कल इतने बजे वर्षा होगी, लेकिन मैं केवल अनुमान लगा रहा हूं कि कल वर्षा होगी। तो जो घटनाएं हमारे अनुमान पे आधारित हो, हमारे सपोजिशन पे आधारित हो, हमारे एजम्पशन पे आधारित हो, उसी को हम बोलते हैं प्योर फ्यूचर। और प्योर फ्यूचर जब भी बताना हो तो आपको क्या करना है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ आपको शैल लगाना है, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आपको क्या करना है? विल लगाना है। क्या बताने के लिए? प्योर फ्यूचर बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई शैल बी 30 नेक्स्ट बर्थडे, यानी मेरा जो नेक्स्ट बर्थडे होगा तब मैं 30 के हो जाऊंगा। अब देखो, अब इसको तो रोक नहीं सकते हम लोग, ये तो बिल्कुल इनएविटेबल चीज है। प्योर फ्यूचर की बात बोली जा रही है, ऐसा थोड़े कि आज ही 30 हम हो जाएंगे जब तक अगला बर्थडे मेरा नहीं आएगा। वी शैल गो देयर वन डे, हम लोग वहां एक दिन जाएंगे। अभी मतलब डिसाइड नहीं किए, अभी मतलब फिक्स नहीं किए, हमारा कोई भी प्लानिंग अभी नहीं हुआ है, कोई भी तारीख या डेट फिक्स नहीं हो गया वहां पर हम लोग कब जाएंगे, लेकिन एक दिन कभी जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग केवल अनुमान लगा रहे हैं। हम लोग कभी अभी क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। यू विल मीट हिम, तुम उससे मिलोगे, तुम उससे मिलोगे, ठीक है। ये अभी मिलने की बात नहीं हो रही, फ्यूचर में मिलने की बात हो रही है। दे विल कम टुडे, वे लोग आज आएंगे, यानी अभी तक नहीं आए, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि वे लोग आज आएंगे। तो देखो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल्स है प्योर फ्यूचर के। और आप यहां पर ध्यान दोगे कि यहां पर देखो क्या हो रहा है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ शैल लगाया।
वी कौन सा पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, अगेन फर्स्ट पर्सन है तो शैल लगाया। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और मैंने क्या बोला, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या करते हैं, विल लगाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विल लगा रहे हैं। ये सभी सेंटेंस क्या बता रहे हैं, ये सभी एग्जाम्पल में जो सेंटेंसेस है ये प्योर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्योर फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ये बात। चलो आगे देखते हैं। इसके अलावा देखो, आज के डेट में आई या वी के साथ शैल जो यूज हम करते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रामर की एक्यूरेसी पे बात करें तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन आज के डेट में आई और वी के साथ शैल का यूज करना ये आउट ऑफ फैशन हो गया, लगभग नहीं के बराबर यूज होते हैं। यानी कि आज के मॉडर्न इंग्लिश में आप फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ अगर आप विल भी लगा दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। यानी प्योर फ्यूचर बताने के लिए आप आई या वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ हम शैल लगाते हैं, और अगर उसके साथ आप विल भी लगा दोगे तो आज के मॉडर्न ग्रामर में इसको गलत नहीं माना जाता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन कुछ हद तक, हमेशा नहीं। कहां तक सही है, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिनसे हम कोई स्टेटमेंट देने का काम करते हैं, हम कोई प्रश्न पूछने का काम नहीं करते, हम स्टेटमेंट देने का काम करते हैं या स्टेटमेंट बताने का काम करते हैं। वैसे सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई और वी के साथ जहां आप शैल लगाते हैं, अगर उसके जगह पे आप विल भी लगा दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आई शैल बी 30 नेक्स्ट बर्थडे, तो आप इसके साथ शैल लगा दो तो भी ठीक है। आई विल बी 30 नेक्स्ट बर्थडे, अगर आप इसके साथ विल लगा दो तो भी सही है। तो देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ आपने शैल लगाया तो भी दिक्कत नहीं, विल लगाया तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंटेंस हमारा किसमें, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव वाले सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से अंत होता है। ठीक है, अभी देखो यहां पर वी शैल गो देयर वन डे। अब देखो यहां पर हम वी के साथ, वी भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम शैल लगा रहे हैं। अगर आप विल भी लगा दोगे तो गलत नहीं होगा, दोनों सही, क्योंकि यहां पर सेंटेंस क्या है, सेंटेंस अफर्मेटिव है। लेकिन अब देखो यहां पर आपको मेन चीज ध्यान देना है, क्या हम यही काम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं? क्या हम यही काम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं? तो आंसर है नो, अ बिग नो। ठीक है, आंसर है नो, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो आप आई या वी के साथ शैल ही लगाओगे, विल नहीं लगा पाओगे। सेंटेंस अफर्मेटिव है, आप इंटरचेंजेबली शैल भी लगा दो चलेगा, विल भी लगा दो चलेगा। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, प्रश्न वाला सेंटेंस है, तो आई और वी के साथ स्ट्रिक्टली आपको शैल ही लगाना है, विल नहीं लगा सकते हो। जैसे देखो यहां पर, देखो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, हमें कैसे पता चला इंटेरोगेटिव है? क्योंकि इससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। बात समझ में आ रही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो यहां पर हमारा देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, आई है सब्जेक्ट, तो शैल आई गो देयर, भाई सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि शैल का यूज हम फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ ही करते हैं। लेकिन आप पूछोगे क्या जिस तरीके से हम लोग यहां पर इन सेंटेंसेस में, इन एग्जाम्पल में शैल के जगह पे विल भी लगा रहे थे, तो क्या यहां पर भी हम शैल के जगह पे विल लगा सकते हैं? यानी शैल आई गो देयर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, विल आई गो देयर? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ये चीज आप इंटेरोगेटिव में नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? इसका देखो कारण है, क्योंकि जब भी हम फर्स्ट पर्सन के साथ, जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल लगाते हैं, किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सब्जेक्ट आता है? आई आता है, वी आता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्या करने के लिए? ऐसा हम करते हैं ओपिनियन जानने के लिए, ओपिनियन जानने के लिए, या सजेशन जानने के लिए, सजेशन देने के लिए, या नहीं सजेशन मांगने के लिए, सजेशन देने के लिए, सजेशन मांगने के लिए, या एडवाइस मांगने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक अलग रूल है। अगर आप आई या वी के साथ अगर शैल लगाते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या बताते हैं? ओपिनियन बताते हैं। किसी से अगर आपको सजेशन मांगना हो या एडवाइस मांगना हो तो हम लोग क्या करते हैं? शैल लगाते हैं। जैसे ध्यान देना,
कहने का मतलब है कि कोई काम मुझे करने का बहुत मन है, मुझे बहुत इच्छा है कि मैं उस काम को करूं, लेकिन मैं सामने वाला का भी राय जानना चाहता हूं। जैसे मैं अपने बच्चों से बोलूंगा, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे बोलूंगा, शैल आई स्टार्ट द क्लास नाउ, क्या अब मैं क्लास शुरू करूं? शैल आई स्टार्ट द क्लास नाउ, क्या अब मैं क्लास शुरू करूं? तो मैं अपने बच्चों का राय जानना चाहता हूं कि बच्चों के क्या राय है, क्योंकि मुझे लगता है टाइम हो गया, क्लास शुरू करनी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा एक बार बच्चों का भी राय जान लेता हूं। तो लोगों के ओपिनियन जानने हो तो वहां पर आप फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ शैल लगाते हो। बात समझ में आ रही है? शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या अब हम लोग शुरू करें? ठीक है। मैं अपने मम्मी से पूछूंगा कि क्या मैं वहां जाऊं, यानी मम्मी से एक तरह से मैं सजेशन लेना चाहता हूं या एडवाइस लेना चाहता हूं, तो शैल आई गो देयर, है ना? तो कभी भी सामने वाला व्यक्ति से अगर आपको ओपिनियन जानना हो या सजेशन लेना हो या एडवाइस लेना हो, तो वहां पर फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ हम क्या करते हैं? शैल लगाते हैं। और इसी कारण से यहां इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप चाह करके भी विल नहीं लगा सकते हो। तो इसका भी अपना एक लिमिटेशन होता है। किसी ने आपको बोल दिया कि आप जहां भी आई और वी देख रहे हैं वहां पर शैल लगाते हैं, शैल की जगह पे विल भी लगा दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको आधा बात बताया गया। देखो, पूरा बात यह है कि सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तभी आप ये काम कर सकते हो, अदरवाइज सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव रहेगा तो आपको आई और वी के साथ शैल ही लगाना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब जानते हैं आगे का चीज। अब देखो, ध्यान देना, अब मामला उल्टा होने वाला। देखो, मामला अब उल्टा होने वाला। उल्टा क्या होने वाला है? देखो, उल्टा क्या होने वाला है? हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगा रहे हैं। अभी तक क्या हमने देखा? फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं। सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, इसके साथ हम क्या करते हैं? इसके साथ हम विल लगाते हैं, प्योर फ्यूचर बताने के लिए। लेकिन अब ये चीज उल्टा होने वाला है। उल्टा होने वाला का मतलब, जहां आप शैल लगा रहे हो वहां पर हम विल लगाएंगे, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाएंगे, और जहां सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आप विल लगा रहे हो वहां शैल लगाएंगे, यानी मामला बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। देखो, बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। यहां पर क्या बोला जा रहा है? यहां पर बोला जा रहा है कि विल का यूज हम करेंगे, किसके साथ करेंगे? फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, यानी आई और वी के साथ करेंगे। फिर बोला जा रहा है कि हम शैल का यूज करेंगे, किसके साथ करेंगे? सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। भाई क्यों करेंगे? अब तो चीजें सर आपने उल्टा कर दिया। जहां शैल लग रहा था वहां पर आप विल बता रहे हो, और जहां विल लगता है वहां पर आप शैल बता रहे हो। इसका भी अपना कुछ लॉजिक है। ऐसा हम तब करते हैं जब हमें प्योर फ्यूचर नहीं बताना हो। जब हमें प्योर फ्यूचर नहीं बताना हो तो क्या बताना हो? तो क्या बताना हो? जब आपको डिटर्मिनेशन बताना हो। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, यानी आपने कुछ करने को ठान लिया है कि आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो संकल्प बताने के लिए आप क्या करते हैं? आप चीजों को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, या क्या बताना है? अगर आपको कमांड बताना हो, अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या कमांड कर रहे हो, तो भी आपको यहां पर ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। या फिर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो तो ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। या आप धमकी दे रहे हो किसी को, ठीक है, थ्रेट कर रहे हो, तो ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, देखो, आई विल अचीव माई गोल, मतलब मैंने ठान लिया है कि मैं अपना लक्ष्य पूरा करके रहूंगा, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहूंगा, मतलब मैंने ठान लिया है। ये सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चल रहा है? ये डिटर्मिनेशन बता रहा है। तो देखो, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के तो साथ तो हमें शैल लगाना चाहिए, बट यहां पर विल लगाया जा रहा है। उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर हम डिटर्मिनेशन बता रहे हैं। यहां पर हम डिटर्मिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, यू क्या? सेकंड पर्सन है, और कायदे से हम यू के साथ शैल नहीं लगाते, हम यू के साथ क्या करते हैं? विल लगाते हैं। लेकिन यहां पर हम यू के साथ शैल क्यों लगा रहे हैं? मामला उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर हम कमांड बता रहे हैं। यहां पर हम कमांड बता रहे हैं, यू शैल गेट मी द फाइल, मतलब तुम मुझे फाइल ला करके दोगे। मैं उसको ऑर्डर कर रहा हूं या कमांड कर रहा हूं कि तुम मुझे फाइल ला करके दोगे। देखो, ही के साथ तो भाई यहां ये थर्ड पर्सन है, और ही के साथ तो विल लगाते हैं, बट सर आप यहां पर तो शैल लगा रहे हैं। तो अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो तो आप थर्ड पर्सन के साथ क्या करोगे? शैल लगाओगे। तो ही शैल बी पेड रेगुलरली, यानी कि उसे प्रॉमिस किया गया, ऐसा प्रॉमिस हम लोगों ने किया कि उसको नियमित रूप से उसको पेमेंट मिलेगा। ये हमारा प्रॉमिस है,
यू शैल गेट योर मनी बैक, तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा, ये प्रॉमिस है, ठीक है। यू शैल बी सपोर्टेड बाई अस, ठीक है, आपका हम लोगों के द्वारा समर्थन किया जाएगा, हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जहां विल लगना चाहिए तो वहां पर शैल लगा रहे हैं, और जहां शैल लगना चाहिए तो वहां पर हम विल लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो, अगर आप किसी को थ्रेट कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। यानी देखो यहां पर दे क्या, थर्ड पर्सन है, दे शैल नेवर कम हियर अगेन। अब एक तरह से ये धमकी है कि वे लोग यहां कभी नहीं आएंगे, मतलब ये धमकी दिया जा रहा है। तो दे के साथ तो विल लगना चाहिए, बट शैल क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर हम थ्रेट बता रहे हैं, यहां पर हम थ्रेट बता रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया कि हम उल्टा क्यों करते हैं, हम विल को फर्स्ट पर्सन के साथ लगा देते हैं और शैल को सेकंड और थर्ड के साथ लगाते हैं। ऐसा कब होता है, जब हमें ये सारा चीज बताना हो, डिटर्मिनेशन बताना हो, कमांड बताना हो, प्रॉमिस बताना हो, या थ्रेट बताना हो। क्लियर है बात, समझ में आ गया, ठीक है। देखो मैं एक चीज देख रहा हूं कि आप लोगों को वीडियोस चाहिए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिल रहा है इन वीडियो से, ठीक है। कुछ कुछ वीडियोस में कमेंट आते हैं, और कमेंट तब आते हैं जब मैं वीडियोस नहीं बनाता हूं, जब एक दो दिन गैप हो जाते हैं ना, तब आप कमेंट करके बोलते हैं कि सर प्लीज कंटिन्यू रखिए। लेकिन आप लोग जो है ना, थोड़ा से भी इस बात का केयर नहीं करते हैं कि हम हर वीडियो में कमेंट करें, हर वीडियो को लाइक करें। पता है, अगर आप हर वीडियो को लाइक करते हो या उसमें कमेंट करते हो ना, मैं लाइव चैट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वीडियो में जाकर कमेंट करने की बात कर रहा हूं। आप शेयर करो अथवा मत करो, लेकिन कम से कम अगर मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लगा रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम आप छोटा सा काम तो कर सकते हैं। आप हर वीडियो को लाइक कीजिए, हर वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, ठीक है। कुछ भी अगर कमेंट नहीं करने आता तो आप एक इमोजी डाल दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपका होना चाहिए। सर इससे आपको क्या फायदा होगा, देखो इससे हम लोगों को क्या फायदा होगा, क्योंकि यूट्यूब का जो एआई सिस्टम है वो क्या करता है, जिस वीडियो में ज्यादा एक्टिविटी रहता है उस वीडियो को यूट्यूब शेयर करता है और कई नए लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे वीडियोस और भी लोगों तक शेयर हो, ठीक है। तो मैं इस बात को बार बार नहीं कहूंगा, आप लोगों में कॉमन सेंस होने चाहिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये अंतरात्मा कहना चाहिए, ठीक है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, और बिल्कुल बकवास बकवास वीडियोस, उन सारे वीडियोस में बिना बोले लोग लाइक करते हैं, और मुझे नहीं पता चल रहा है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुझे फायदा भी मिल रहा है वीडियो से, और दूसरी तरफ आप इसको लाइक भी नहीं करते हैं। तो ये बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, जो समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। आपको अच्छा भी लग रहा है फिर भी लाइक नहीं कर रहे, जबकि ऐसा कहा जाता है कि जो चीजें लोगों को अच्छा लगता है ना, लोग उसमें खुद जाकर के लाइक या शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं। बट मेरे ऑडियंस जो है ना, बड़ा अजीब टाइप के ऑडियंस है, तो मुझे खैर समझ में नहीं आता। हालांकि अगर आप लाइक और शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, तो ये भी आपका एक प्रकार का प्यार है, ठीक है। और मुझे हर तरह का आपके प्यार पसंद है, हाँ, ध्यान दें। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं वुड का, ठीक है। अब वुड के यूसेस के बारे में बात करते हैं। वुड का बहुत सारे यूसेस होता है, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा ही यूसेस बताया, मतलब ताकि आपका एक भी पॉइंट ना छूटे। देखो पहली चीज है कि वुड जो है ना, विल का पास्ट फॉर्म है। वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है। जैसे कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म कोड होता है। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। तो उसी तरीके से विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, ठीक है। तो इसके वुड का यूज कहां कहां होगा, क्या क्या बताने के लिए होगा, हम लोग जानेंगे यहां पर अभी, ठीक है। जैसे देखिएगा, पहला चीज क्या है, पहला तो है कि अगर आपको विल के पास्ट फॉर्म में यूज करना है तो आप विल को वुड कर दोगे। और ये चीज नरेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो, तो यहां पर ये विल को वुड बनाना है, कैन को कुड बनाना है, इस चीज का बहुत ज्यादा यूज कहां होता है, नरेशन में होता है। तो देखो यहां पर सेंटेंस क्या, दे सेड दैट दे वुड सपोर्ट मी। अगर ये चीज प्रेजेंट में होता ऐसे, दे से दैट दे विल सपोर्ट मी, दे विल सपोर्ट मी। अब यहां पर एक चीज आप लोगों को ध्यान देना, देखो यहां से जो है ना, आप देखो इस चीज को, ये जो से है पहले क्लाउज में, जो वर्ब से है, ये प्रेजेंट फॉर्म में, ये प्रेजेंट फॉर्म में, तो इसलिए यहां पर विल लगा हुआ, इसलिए यहां पर विल लगा हुआ। लेकिन अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल को देखोगे ना, तो ये जो से है ना,
ये से सेड में बदल गया, ये से जो है सेड में बदल गया, यानी ये पास्ट फॉर्म में हो गया। अब ये पास्ट फॉर्म में हो गया, तो जब हमारा एक क्लाउज यानी कि एक सेंटेंस अगर पास्ट फॉर्म में, तो दूसरा को भी तो पास्ट फॉर्म करना पड़ेगा, तभी जो यहाँ पर विल लिखा हुआ ना, ये किस में चेंज हो गया, ये वर्ड में चेंज हो गया। तो ये चीज नरेशन में बहुत होता है कि अगर ये वर्ब पास्ट में, तो आगे विल को भी पास्ट में चेंज होना पड़ेगा, विल को भी वुड होना पड़ेगा। अगर ये प्रेजेंट में है तो विल भी अपने प्रेजेंट फॉर्म में विल में ही रहेगा, वुड में चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? आगे की बात जानते हैं। देखो, अगर किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना हो ना, अगर किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या कृपया करके आप मेरी बात को सुनेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट किस तरीके से मैं कर रहा हूं, पोलाइटली कर रहा हूं, ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग मॉडल वर्ब कुड का भी यूज करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो आप मॉडल वर्ब कुड का भी यूज कर सकते हो, और आप मॉडल वर्ब वुड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये सेंटेंस को पढ़ करके क्या लग रहा है कि मैं सामने वाला से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जब प्लीज वर्ड का मैं यूज कर रहा हूं, मतलब मैं सामने वाला से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और अगर आप वुड से अगर आप पूछते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो ये कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करने का एक बहुत ही पोलाइट तरीका होता है। वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, तो ये क्या कर रहे हैं, हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आगे जानते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट ऑफ फ्यूचर हो, यानी अभी आप प्रेजेंट में खड़े हैं और आपको किसी चीज का होने या ना होने को लेकर के आपको डाउट है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, वुड लगाएंगे। जैसे शी शुड बी हर मदर। अब मान के चलो मैंने किसी एक महिला को देखा और उस महिला की एक बेटी है, एक बेटी है, और उसकी बेटी से चेहरा जो है ना उससे मैच करता है, मतलब दोनों के चेहरे लगभग एक जैसे लगते हैं। तो मैं जस्ट गेस कर रहा हूं, मैं डाउट कर रहा हूं कि वो शायद उसकी माँ होगी, वो शायद उसकी माँ होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने में आपके पास कुछ चीजें होती है, कोई सिचुएशन होता है और आप गेस वर्क करते हो, यानी आपके अंदर डाउट रहता है और आप 100% श्योर नहीं होता, फिर भी आप गेस करते हो। तो ऐसे ही गेस बताने के लिए, डाउट बताने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं। शी वुड बी हर मदर, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट कुछ चीजें मुझे मिला, जैसे चेहरा उसका मैच कर रहा है, ठीक है, या कुछ कनेक्शन है जिसके आधार पे मैं गेस कर रहा हूं या डाउट कर रहा हूं कि वह उसकी मां हो सकती है, वह उसकी मां होगी, ठीक है। अब कोई इंसान, कभी कभी हम किसी इंसान को बाहरी उसके अपीयरेंस को देख करके हम अपना कंक्लूजन निकाल लेते हैं। अब कोई इंसान बड़ा मतलब देखने में एकदम से चोर जैसा लग रहा है, तो हम लोग देख करके ही बोलते हैं ही वुड बी ए थीफ, वो एक चोर होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, 100% कैसे कह सकते हैं, किसी का चेहरा देख करके, किसी का हुलिया देख करके आप कैसे बोल सकते हैं कि वो चोर होगा, लेकिन हम लोग ऐसा गेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के गेस बताने के लिए या डाउट बताने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं। देखो नेक्स्ट अगला क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर बताना हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर बताना हो, तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। और यहां पर जो वुड का यूज होता है ना, हम किसके साथ करते हैं, दैट के साथ करते हैं। हम किसके साथ करते हैं, दैट के साथ करते हैं। तो वुड दैट जो है ना, वुड दैट का मतलब होता है काश, इसका मतलब होता है काश। या आई विश करके भी कोई सेंटेंस मिले, आई विश का मतलब भी काश होता है। तो इसके साथ, इसके बाद आने वाले क्लाउज में भी हम क्या करते हैं, वुड लगाते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, यहां पर हम वुड लगाते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग डिजायर के बारे में बात करता है। वुड दैट, देखो यहां पर दैट के साथ वुड लगाया जा रहा है। वुड दैट आई वर यंग अगेन, काश मैं फिर से जवान होता। ये स्ट्रॉन्ग डिजायर लगभग हर उस इंसान को होता है जिनकी उम्र हो जाती है, काश मैं फिर से यंग होता, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, मैं अपना स्ट्रॉन्ग डिजायर बता रहा हूं। तो वुड दैट का मतलब क्या हो गया, वुड दैट का मतलब हो गया आई विश, यानी काश, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया। देखो आगे जानते हैं। अच्छा, पास्ट का अगर कोई हैबिट बताना हो, कोई ऐसा हैबिट जो पास्ट में कोई काम लोग करते थे, तो पास्ट का कोई हैबिट बताना हो, तो पास्ट के हैबिट बताने के लिए भी हम मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट स्नैप, यानी पास्ट में उसकी आदत थी कि दोपहर को लंच करने के बाद वो हल्की नींद लेता था। ही वुड हैव शॉर्ट स्नैप, मतलब ये उसकी आदत थी, ठीक है। इन माई चाइल्डहुड आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई वुड गो टू द फील्ड एंड आई वुड प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। ये मैं क्या कर रहा हूं, पास्ट की हैबिट बता रहा हूं।
जब मैं स्कूल से आता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ फील्ड जाता था और उनके साथ क्रिकेट खेलता था। तो ये पास्ट की हैबिट है। तो ऐसे पास्ट की हैबिट बताने के लिए आप मॉडल वर्ब वुड का यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो और क्या है, उसके बाद है पोलाइट ऑफर्स। अगर आप किसी को इनविटेशन देना चाहते हैं या ऑफर करना चाहते हैं लेकिन पोलाइट तरीके से, तो वहां पर भी आप वुड का यूज करोगे। और ऐसे सेंटेंसेस में वुड के साथ आप देखोगे कि लाइक वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है। ऐसे सेंटेंसेस में आप देखोगे वुड के साथ लाइक वर्ड का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो कभी आप अगर मॉडल वर्ब्स के एक्सरसाइज बना रहे हो और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन मिला हुआ है, तो अगर सेंटेंस में लाइक मिल जाए तो समझ जाना कि इसके पहले कौन सा मॉडल होगा, वुड होगा। तो एक तरह से मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए। तो पोलाइट ऑफर्स के लिए हम क्या करते हैं, वुड लगाते हैं। जैसे देखो, वुड यू लाइक एनीथिंग टू ड्रिंक, क्या आप कुछ पीने के लिए लेना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, सामने वाला को ऑफर कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, बिल्कुल पोलाइटली कर रहा हूं, पोलाइट तरीके से कर रहा हूं। तो अगर आप किसी को पोलाइट ऑफर करना चाहते हैं या इनविटेशन देना चाहते हैं तो आप वैसे स्थिति में क्या करेंगे, मॉडल वर्ब वुड का यूज करेंगे। समझ में आ गया, ये बात क्लियर है। चलो आगे देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंडीशनल्स मैंने भी पढ़ाया। जो हमारे टेंस का कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कंडीशनल्स को भी पढ़ाया, लेकिन आप लोग केवल रेन एंड मार्टिन रहेगा तभी देखोगे। अगर वही चीज मैं पढ़ाऊंगा, कंडीशनल पढ़ाऊंगा, बस नाम चेंज कर दूंगा, कंसेप्ट मेरा ही रहेगा, लॉजिक भी मेरा ही रहेगा, बस नाम चेंज कर दूंगा रेन एंड मार्टिन, तो आप लोग उस वीडियो को ज्यादा देखोगे। लेकिन सेम कंसेप्ट जो मैं ऑलरेडी पढ़ा करके वीडियो में रखा हूं प्लेलिस्ट में, आप उसको नहीं देखोगे, क्योंकि नाम सभी जगह बिकता है, काम नहीं। एक बार जिसके नाम चल गए ना तो लोग नाम के पीछे भागते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसमें भी मैं बहुत सारे ऐसे चीज बता रहा हूं जो कहीं ज्यादा मैं बता रहा हूं, मतलब कुछ ज्यादा कंसेप्ट बता रहा हूं ताकि आपका एक भी कंसेप्ट ना छूटे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग नाम के पीछे भागते हैं, क्योंकि मैं सारे वीडियोस को मैं पहले बना करके रख चुका हूं। बट उस टाइम पे लोग उतना व्यूज नहीं करते थे, लेकिन अब लोग रेन एंड मार्टिन के नाम से बहुत ज्यादा व्यूज करते हैं, ठीक है। तो लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है। हालांकि कंडीशनल्स में पढ़ा चुका हूं, आप लोग देख लेना एक बार। तो कंडीशनल्स में फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, लेकिन मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। मैंने पढ़ाया ओपन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन को मैं बोलता हूं ओपन कंडीशन, सेकंड कंडीशन को मैं बोलता हूं क्लोज कंडीशन, और थर्ड कंडीशन को मैं बोलता हूं हाइपोथेटिकल या अनरियल कंडीशन, और फोर्थ कंडीशन को मैं बोलता हूं जीरो कंडीशन। तो इनके नाम भी दिए जा सकते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैसे पता चलेगा, तो ध्यान देना। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, तो दो तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में, ये दो तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, दो तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस, एक तो हो गया क्लोज कंडीशन और एक हो गया हाइपोथेटिकल कंडीशन। क्लोज कंडीशन का मतलब पास्ट के वैसे कंडीशन के बारे में बात करता है कि उसकी होने की संभावना थी बट वो किसी वजह से हो नहीं पाया, ठीक है। और हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब होता है इमेजिनरी कंडीशन या अनरियल कंडीशन, मतलब वैसी कंडीशन जो बिल्कुल काल्पनिक हो, जिसकी पूरा होने की संभावना ना के बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन। तो क्लोज कंडीशन और हाइपोथेटिकल कंडीशन के जो मेन क्लाउज होते हैं ना, तो इन दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस के मेन क्लाउज में हम मॉडल वर्ब वुड का यूज करते हैं। जैसे देखो, पहला जो एग्जांपल है ना, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन का एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल कंडीशन का एग्जांपल है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। क्या मैं पक्षी बन सकता हूं, क्या मैं पंछी बन सकता हूं, नहीं बन सकता हूं। ये कैसा कंडीशन है, काल्पनिक कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है। तो देखो, जिसमें कंजंक्शन इफ लगा रहता है ना, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज, और जिसमें कंजंक्शन नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं मेन क्लाउज। तो देखो, ये मेन क्लाउज है, पूरा के पूरा कंडीशनल सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, और ये वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, ये क्या है, ये मेन क्लाउज है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ऐसे कंडीशनल सेंटेंस के मेन क्लाउज में मॉडल वर्ब वुड का यूज किया। उसके बाद देखो, नीचे जो एग्जांपल है ना, ये क्लोज कंडीशन का एग्जांपल है। क्लोज कंडीशन हमेशा पास्ट के कंडीशन होता है, जहां पर किसी चीज को होने की संभावना थी बट किसी वजह से नहीं हो पाया, यानी मामला क्लोज होकर के रह गया, उसको बोलते हैं क्लोज कंडीशन। तो ये क्लोज कंडीशन का देखो, ये ही वुड हैव पास्ट, ये भी क्या है, ये भी आपका मेन क्लाउज है। और मेन क्लाउज में हम कंडीशनल सेंटेंस के मेन क्लाउज में हम वुड का यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, तो अगर वो मेहनत किया होता तो वो पास कर गया होता, मतलब उसने ना तो मेहनत किया और ना ही उसने पास किया।
लेकिन संभावना थी मेहनत करता तो पास हो जाता, बट उसने मेहनत किया नहीं और पास भी नहीं हुआ, नहीं कंडीशन क्लोज होकर के रह गया, इसके इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोज कंडीशन। तो कुल मिलाकर के इससे ये बात का पता चलता है कि अगर कंडीशनल सेंटेंसेस हो और खासकर के हाइपोथेटिकल कंडीशन और क्लोज कंडीशन, तो उसके उन दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस के मेन क्लाउजेस में आप मॉडल वर्ब वुड का यूज करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए आगे जानते हैं। देखो अब बात करते हैं हम लोग शुड पे। शुड का यूज हम कहां करते हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं जो बात मैंने यहां पर लिखना भूल गया, शुड सबसे पहले क्या है? शुड सबसे पहले शैल का पास्ट फॉर्म है। शुड सबसे पहले क्या है? शैल का पास्ट फॉर्म है। जैसे मैंने बताया विल का पास्ट फॉर्म वुड, कैन का कुड, तो शैल शुड किसका पास्ट है? शैल का। ठीक है, तो इसका ज्यादा यूज कहां होता है? नरेशन में होता है। इसके अलावे शुड का और क्या यूज है, क्या बताने के लिए? तो शुड का हम यूज करते हैं एडवाइस बताने के लिए, सजेशन बताने के लिए, प्रपोजल बताने के लिए, या ऑब्लिगेशन बताने के लिए। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप किसी प्रॉमिस या किसी चीज से बंधे हुए हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हो और आपको वो चीज करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यू शुड क्विट स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग करना छोड़ देना चाहिए। एक तरह से मैं सामने वाला को एडवाइस दे रहा हूं या सजेशन दे रहा हूं। ठीक है, यू शुड क्विट स्मोकिंग। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, आपको अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए। तो ये मैं क्या कर रहा हूं? एक तरह से ऑब्लिगेशन बता रहा हूं कि भाई आपने प्रॉमिस किया था तो आप यू आर नाउ ऑब्लिज्ड, अब आप क्या है? ऑब्लाइज्ड है, और आपको इस ऑब्लिगेशन को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, यानी आपको अपने प्रॉमिस को निभाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो शुड का हम यूज कर लेते हैं इन क्लाउजेज ऑफ कंडीशन। अच्छा, एक और कंडीशनल होता है जिसमें हम शुड का यूज करते हैं, कब? टू एक्सप्रेस अ सपोजिशन दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू एट दैट मोमेंट। अच्छा, वैसा कंडीशनल सेंटेंस जहां पर किसी चीज के लिए हम सपोज कर रहे हैं लेकिन हमें पता है कि वो चीज होगा भी नहीं, तो वहां पर सबऑर्डिनेट क्लाउज में, यानी जहां इफ लगा रहेगा उस क्लाउज में आप शुड का यूज करोगे। जैसे एग्जांपल, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। ठीक है, मतलब मौसम पूरा साफ है, और देखो यहां पर इफ क्लाउज में हम लोग क्या कर रहे हैं? शुड लगा रहे हैं। क्या बताने के लिए? सपोजिशन बताने के लिए। कैसा सपोजिशन? जो रियल नहीं हो सकता है। तो मौसम पूरा साफ है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर अभी बारिश हो जाए ना तो वे लोग नहीं आएंगे। अगर बारिश हो जाए तो वे लोग नहीं आएंगे। हो जाए मतलब होंगे नहीं, हो जाए मतलब ऐसा मैं सपोज कर रहा हूं कि अगर हो जाए तो नहीं आएंगे। तो इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। बात समझ में आ रही? चलिए देखते हैं आगे। एक चीज और ध्यान देना, देखो एक है कंजंक्शन है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। तो इस कंजंक्शन से अगर दो सेंटेंस जुड़ा रहेगा तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा ना उसमें आपको शुड लगाना बिल्कुल कंपलसरी है। इसके साथ लेस्ट के साथ शुड बिल्कुल फिक्स है। लेस्ट के साथ शुड लगाना बिल्कुल कंपलसरी है, ये चीज इसके साथ फिक्स है। जैसे एग्जांपल देखो, वर्क हार्ड, भाई मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, देखो यहाँ लेस्ट लगा हुआ है, लेस्ट यू शुड फेल, और यहां पर हमने क्या किया? शुड लगाया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना किससे जुड़ा हुआ है? लेस्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में फेल कर जाओ। तो जब भी लेस्ट मिलेगा तो लेस्ट के बाद आने वाला सेंटेंस में ये मॉडल वर्ब शुड लगाना बिल्कुल जरूरी है। और जब आप टेस्ट वेस्ट लगाओगे ना तो देखना आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, वैसे पॉइंट को तो मैं मिस कर ही नहीं सकता। देखो आगे, अब नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का यूज हम कहां करते हैं? क्या बताने के लिए? तो कंपल्सन बताना हो या नेसेसिटी बताना हो। कंपल्सन का मतलब क्या होता है? कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। ठीक है, तो एक तरह से जैसे हमने शुड से किसी को एडवाइस या सजेशन दिया, अगर वो एडवाइस कंपल्सन में बदल जाए यानी मजबूरी में बदल जाए तो वहां पर हम मस्ट लगाएंगे, या फिर वो नेसेसिटी में बदल जाए। जैसे मैंने बोला कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, अब आप सीखो चाहे मत सीखो। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि आपको इंग्लिश अवश्य सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, मतलब अब जो मेरी एडवाइस है ना वो नेसेसिटी में बदल गई है, मतलब रिक्वायरमेंट में बदल गई है। ठीक है, तो जब भी एडवाइस अगर कंपल्सन बन जाए या फिर नेसेसिटी बन जाए तो वहां पर हम शुड का यूज ना करके वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, भाई बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट भी है,
ये कंपल्सन भी, रिक्वायरमेंट भी, हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब ये भी कह सकते हो एक तरह से ये कंपल्सन भी है, कंपल्सरी है। कंपल्सन वर्ड किससे बना है? कंपल्सरी से बना है। और नेसेसिटी भी है कि कैंडिडेट को सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने चाहिए, सभी क्वेश्चन के आंसर लिखने चाहिए। तो ये क्या कंपल्सन या नेसेसिटी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। अगर आपको लीगल ऑब्लिगेशन बताना हो, देखो ऑब्लिगेशन का मतलब मैंने अभी क्या बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो वहां पर हम क्या करेंगे? मस्ट लगाएंगे। या आपको सख्त नियम बताने हो, आपको स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में बात करने हो, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं? मॉडल वर्ब्स हम मस्ट लगाते हैं। या इसके साथ ही साथ आपको प्रोहिबिशन बताना हो, प्रोहिबिशन बताना। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज को करने के लिए मना करना, मतलब मनाही जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम मस्ट लगाते हैं। ठीक है, जैसे वी मस्ट नॉट कट ट्रीज, वी मस्ट नॉट यूज फोन वाइल ड्राइविंग, ये सब क्या है? मनाही है, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है। तो यहां पर क्या करेंगे? मस्ट लगाएंगे। उसके बाद देखो द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, ट्रैफिक रूल को हमें अवश्य फॉलो करना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए। मतलब क्यों? क्योंकि ये लीगल ऑब्लिगेशन है, ऐसा हमारा लॉ कहता है, हमारा ऐसा कानून कहता है कि आपको ट्रैफिक रूल को क्या करना है? फॉलो करना पड़ेगा। ये आपकी इच्छा पे नहीं चलेगा कि आपको मन किया तो फॉलो किया, नहीं मन किया तो नहीं फॉलो किया, आपको करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं? लीगल ऑब्लिगेशन बताने के लिए मस्ट लगा रहे हैं। एक तरह से ये रूल्स भी है, सख्त नियम भी है। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, हमें अपने टैक्स को चुकाना चाहिए, टैक्स भरने चाहिए। क्या है? एक तरह से लीगल ऑब्लिगेशन भी है और स्ट्रिक्ट रूल्स भी है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो और मस्ट का यूज हम कहां करते हैं? इनएविटेबिलिटी बताने के लिए। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अवश्यंभावी चीज, यानी अनअवॉइडेबल, यानी वैसे चीज जो होकर रहेगा, आप चाह करके भी उसको टाल नहीं सकते हो। तो वैसी घटना, वैसी चीज जो होकर के रहेगा, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? मॉडल वर्ब मस्ट लगाते हैं। जैसे वी ऑल मस्ट डाई वन डे, हम सभी को एक दिन मरना है। बताओ कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। ये इनएविटेबल चीज है जिसको होना ही है, अनअवॉइडेबल भी कह सकते हो आप इसको। उसके बाद ध्यान देना है, अगर लॉजिकल सर्टेनिटी बताना हो, सर्टेनिटी का मतलब एक तरह से पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, हम इसको दूसरे शब्द में क्या कहेंगे? हाई पॉसिबिलिटी कहेंगे या लॉजिकल पॉसिबिलिटी कहेंगे। ठीक है, मतलब किसी चीज की होने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन किस ग्राउंड पे ज्यादा है, किस आधार पे ज्यादा है? क्योंकि उसके लिए हमारे पास लॉजिक भी मौजूद है। तो अगर किसी घटना के होने की संभावना ज्यादा है और आप ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपके पास लॉजिक भी है, तो इस तरह के लॉजिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, लुक एट ऑल दैट स्नो, देखो कितने सारे स्नो गिर रहे हैं। स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फबारी होना। देखो कितने सारे वो बर्फबारी हो रहे हैं। इट मस्ट बी रियली कोल्ड आउटसाइड, तो हम क्या बोल रहे हैं कि बाहर बिल्कुल ठंड होगी, बाहर का मौसम बिल्कुल कोल्ड होगा, ठंड होगी। मैं किस बात पे कर रहा हूं? इसका आधार क्या? इसका लॉजिक क्या? इसका लॉजिक किया ना कि बाहर स्नो पड़ रहे हैं, बाहर बर्फ गिर रहे हैं, तो इस पे, इसके आधार पे हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जरूर बाहर में ठंड का मौसम बना होगा। ठीक है, इट मस्ट बी रियली कोल्ड आउटसाइड। तो जब भी ऐसी संभावना जिसके पीछे आपके पास लॉजिक हो, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? उस तरह के पॉसिबिलिटी या सर्टेनिटी बताने के लिए हम मॉडल वर्ब मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या, अब कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान देना, मस्ट और हैव टू में बहुत कंफ्यूजन होता है। मस्ट वर्सेस हैव टू कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन देखो मैं दूर करता हूं, ध्यान देना। ये दोनों का यूज हम करते हैं ऑब्लिगेशन बताने के लिए, ये दोनों का यूज हम करते हैं ऑब्लिगेशन बताने के लिए। लेकिन फर्क क्या है? देखो, अगर ये ऑब्लिगेशन स्पीकर का हो, यानी जो बोल रहा हो वो खुद ही समझ रहा है कि हाँ ऐसा काम होना चाहिए, करना चाहिए, तो क्या है? ये स्पीकर ऑब्लिगेशन है। और एक होता है एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि ये स्पीकर की इच्छा नहीं है, बल्कि ये जो फोर्स आ रहा है ना किस चीज को करने के लिए, ये अंदर से नहीं आ रहा है, स्पीकर से नहीं आ रहा है, किसी बाहर से आ रहा है। तो वहां पर हम क्या करते हैं? हैव टू लगाते हैं। तो ध्यान देना, अगर ऑब्लिगेशन स्पीकर का हो तो आप क्या करोगे? मस्ट लगाओगे। क्या करोगे? मस्ट लगाओगे। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन हो, यानी कोई बाहरी दबाव हो किसी चीज को करने या ना करने के लिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे? हैव टू लगाएंगे। यही डिफरेंस है दोनों में।
देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, आई मस्ट बी ऑन अ डाइट, मुझे डाइट पे होना चाहिए, मुझे डाइट को फॉलो करना चाहिए, मुझे डाइट पे होना चाहिए। ये ऑब्लिगेशन है, किसका ऑब्लिगेशन, ये बात मैं खुद बोल रहा हूं, यानी ये काम मैं खुद ही चाहता हूं। जब मैं खुद ही चाहता हूं तो मैं चाह भी सकता हूं, नहीं भी चाह सकता हूं, मैं डाइट पे रह भी सकता हूं, नहीं भी रह सकता हूं, क्योंकि मेरी मर्जी, मैं अपनी इच्छा से ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, इट इज माई ऑन आइडिया, मतलब डाइट पे रहने का मुझे किसी ने एडवाइस नहीं दिया, किसी दूसरे पार्टी ने, किसी थर्ड पार्टी ने मुझे एडवाइस नहीं दिया, मैंने खुद ऐसा आइडिया बनाया कि मुझे डाइट पे रहना चाहिए। तो ये किसका ऑब्लिगेशन है, स्पीकर का खुद का ऑब्लिगेशन है। लेकिन एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन हो, जैसे आई हैव टू बी ऑन अ डाइट, अब देखो सेम सेंटेंस है, बस यहां पर देखो क्या है, यहां पर मस्ट लगा हुआ है और यहां पर हैव टू लगा हुआ है। तो फर्क क्या हो गया, आई हैव टू बी ऑन अ डाइट, मुझे डाइट पे होना पड़ेगा। तो भाई ये जो है ना, ये मेरी इच्छा नहीं है, बल्कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा एडवाइस किया है और मैं ना चाह करके भी मुझे फॉलो करना पड़ेगा। द डॉक्टर हैज टोल्ड मी, द डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू बी ऑन अ डाइट। तो ये मेरा आइडिया नहीं है, ये ऑब्लिगेशन मेरा नहीं है, ये बाहर से ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर लगाया गया और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको करूं या नहीं करूं, मुझे करना पड़ेगा। यहां पर आप बंध चुके हो, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मस्ट और हैव टू में। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट होता है माइट, अभी मैंने आपको दिखाया कि शैल का पास्ट होता है शुड, विल का पास्ट होता है वुड। तो भाई मस्ट का पास्ट क्या होता है, मस्ट का पास्ट क्या होता है बताइए, मस्ट का पास्ट क्या होता है। तो मस्ट का पास्ट होता है हैड टू, मस्ट का पास्ट होता है हैड टू। नरेशन में आप लोग पढ़ोगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो वहां पर मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं। तो मस्ट का क्या होता है, केवल हैव टू नहीं बोलेंगे हम, हैव टू, हाँ पास्ट फॉर्म का बात बोल रहे हैं तो हैड टू ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मस्ट का पास्ट फॉर्म होता है हैड टू, क्या होता है, हैड टू होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे देखो, वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें अवश्य जल्दी उठना चाहिए। लेकिन सेकंड सेंटेंस को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें यस्टरडे लगा हुआ है। यस्टरडे का मतलब क्या हो गया, बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है। तो अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में लिखना हो तो भाई मस्ट का पास्ट फॉर्म क्या होता है, मस्ट का पास्ट फॉर्म होता है हैड टू, यानी वी हैड टू गेट अप अर्ली यस्टरडे। तो यहां पर मस्ट को हैड टू में चेंज कर दिया गया। क्यों किया, क्योंकि यहां पर यस्टरडे लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि बात किसकी हो रही है, बात पास्ट की हो रही है। तो बिल्कुल आप जान लीजिएगा कि मस्ट का जो पास्ट फॉर्म होता है वो हैड टू होता है, और इसका यूज आप नरेशन में देखोगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हो तो वहां पर आप इसका यूज देखोगे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया। आगे देखिए, अब बात करते हैं ऑट टू का। तो मॉडल वर्ब ऑट टू का यूज कब करते हैं। देखो ऑट टू एक ऐसा मॉडल वर्ब है, ऑट एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसके साथ हम ये लगाते हैं, टू लगाते हैं, यानी फुल इन्फिनिटिव इसके साथ हम लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऑट टू का यूज करेंगे मोरल ऑब्लिगेशन बताने के लिए। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या होता है भाई, यानी हमारे अंदर वो इंसानियत होना चाहिए, हमारे अंदर वो कंसिडरेशन होना चाहिए कि हमें ये काम करना चाहिए। ठीक है, नैतिक शिक्षा किसको बोलते हैं, नैतिक ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन किसको बोलते हैं भाई, अपने से बड़ों का आदर करो, जरूरतमंद लोगों को हेल्प करो, लोगों से अच्छे व्यवहार करो, ये सब क्या है, सब नैतिक कर्तव्य। ठीक है, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करनी चाहिए, एक नैतिक कर्तव्य है। तुम्हें अपने माता पिता का आदर करने चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करनी चाहिए, तुम्हें अपने शिक्षकों का आदर करनी चाहिए। क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन है। और मोरल ऑब्लिगेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब हम ऑट टू लगाते हैं। क्या करते हैं, ऑट टू लगाते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, इसके अलावा हम ऑट टू का यूज और कहां करते हैं, देखो लाइक्लीहुड बताने के लिए। लाइक्लीहुड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की होने की चांसेस कितना, 10% है, 20% है। तो अगर हम संभावना को अगर नाप तोल करके बताते हैं तो उसी को लाइक्लीहुड बोला जाता है। ठीक है, तो लाइक्लीहुड बताने के लिए हम क्या करते हैं, ऑट टू लगाते हैं। आवर टीम ऑट टू विन टुडेज मैच, हमारे टीम को आज का मैच जीतना चाहिए, मतलब मैं इसकी संभावना लगा रहा हूं क्योंकि अच्छा खेल रही है। ठीक है, और टीम आउट टू विन टुडेज मैच। अब देखो, और हम आउट टू का यूज कब करते हैं, डिजायरेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन बताने के लिए, यानी आपका कोई डिजायर है,
आपकी कोई इच्छा है कि नहीं ये काम होने चाहिए, आपकी इच्छा है, आपकी खुद की इच्छा है कि हाँ ये काम होनी चाहिए, वो काम होनी चाहिए, या फिर आप किसी से उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ वो इस काम को करेगा, उसे इस काम को करना चाहिए, या आप किसी घटना को लेकर के ऐसा उम्मीद रखते हैं कि हाँ ये घटना होनी चाहिए, तो ऐसे डिजायरेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब ought to का यूज करते हैं। ठीक है, जैसा देखो एग्जाम्पल क्या है, यू ought to be home by 7 o'clock। अब देखो आपसे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, यानी कि आपसे सपोज किया जा रहा है, यू आर सपोज्ड, ठीक है, यू आर एक्सपेक्टेड या फिर यू आर सपोज्ड कि आप जो है ना 7 बजे तक घर पे वापस लौट आओ, आप 7 बजे तक घर पे वापस लौट आओ, आपको घर पे होना चाहिए 7 बजे तक, 7 से पहले आप घूमो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू आर सपोज टू बी होम बाय 7 o'clock, यू ought टू बी होम बाय 7 o'clock, ये एक्सपेक्टेशन है। ही ought टू गेट द प्रमोशन दिस ईयर, ये मेरा भी डिजायर है और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि इस साल उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो ये हमारी डिजायरेबिलिटी बता रहा है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये रहा, कंप्लीट हो गया यहां पर, लेकिन एक पार्ट और बचा हुआ है, क्योंकि मॉडल वर्ब्स में बहुत सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, एक पार्ट और है, और अगला वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। अगले वीडियो में मैं आपको नीड देखो क्या है, नीड और डेयर, ये सेमी मॉडल है और बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है, कभी कभी ये मॉडल वर्ब का भी काम करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए कि भाई हम कैसे जाने कि नीड कब मॉडल वर्ब है, कभी ये मेन वर्ब है, डेयर कब मॉडल वर्ब है, कभी ये मेन वर्ब है, और इस कारण से दूसरे मॉडल वर्ब्स की तुलना में ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसे हम पूरा मॉडल नहीं, इसको हम आधा मॉडल कहते हैं, ये सेमी मॉडल है। तो इन दोनों के जो यूज है ना, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसके साथ एक और मॉडल वर्ब के बारे में बताऊंगा, यूज टू, जिसको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो मैं इसको भी बताऊंगा। तो टोटल 3 मॉडल पे हम लोग चर्चा करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 32 है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं सर जल्दी से फटाफट कराइए, आगे एडवर्ब कराइए, एडजेक्टिव कराइए, कुछ लोगों के बहुत दिन से रिक्वेस्ट है प्रीपोजिशन कराइए, बाबू सब कराएंगे। अभी देखो अब हम लोग प्रीपोजिशन के भी बहुत करीब आ चुके हैं, तो सब कुछ सिस्टमेटिक करेंगे। अब मान के चलो प्रीपोजिशन अगर चैप्टर नंबर 38 में है, तो ऐसा थोड़े कि सीधे हम 32 से 38 पे जंप कर जाए, तो टाइम तो लगेगा, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाऊंगा सब कुछ, इसका गारंटी है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे, लाइक शेयर नहीं करेंगे, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा नहीं। आप खुद सोचो कि आप ऐसे काम को कभी करोगे जहां से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा हो? अगर आप ऐसे काम कर रहे हो जहां पर पिछले 1-2 साल से लगातार कर रहे हो बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे करने के लिए? तो आप लोग भी अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो मैं भी देखूंगा कि हाँ भाई कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर मैं चेंज कर दूंगा फिर, या फिर रन एंड मार्टिन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा ही नहीं। बाकी की चीज को मैं छोड़ करके मैं रन एंड मार्टिन पे क्यों बनाऊं, जब आप लोगों को फायदा भी होगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट भी नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन बातों पर, ठीक है, तभी मैं सभी चैप्टर पढ़ा पाऊंगा। अदरवाइज मैं अगले 1-2 वीडियो के बाद, अगले 1-2 चैप्टर के बाद मैं इस सीरीज को होल्ड पे रख दूंगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि आपके सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, बहुत ना के बराबर मिल रहा है, जितना मेहनत मैं कर रहा हूं बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, चलिए, तो फिर आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीज बताया बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आया। इसके बाद भी कोई डाउट रहे तो प्लीज हेजिटेट मत कीजिए, आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कमेंट भी मैंने देख पाऊं तो टेलीग्राम पे जाकर के, टेलीग्राम पे मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया, वहां पर अपने डाउट को रख सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 4 वीडियो होगा, और इसके बाद ये चैप्टर नंबर 32 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।